एल मुखर्जी तारीख देते हुए लिखते हैं, अरबों के ज़ेर पंजाब और इन इलाकों में इस्लामी हुक्मरानी का क़याम बहुत दूर दराज से कदीम दौर से ही था। मगरबी हिंदुस्तान की समंदरी बंदरगाहें अरब ताजरों से वाकिफ़ थीं। वो हिंदुस्तान की हैरत अंगेज़ दौलत से पहले ही वाकिफ़ थे और इसके साथ ही इस मुल्क में इनकी दिलचस्पी को मज़ीद मुस्तहकम किया गया था। मुशरिक लोगों को मुसलमानों में ले आए। जल्द ही एक बहाना मिल गया। सुल्तान सलीम के खलीफा वलीद के पास तहाइफ ले जाने वाले मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों ने सिंध की बहरी बंदरगाहों के जरिए लूट मार की। खलीफा के अरब के गवर्नर अल हजाज ने दाहिर से बहाली का मुतालबा किया। दाहिर ने मुतालबात पर अमल करने से इनकार कर दिया। इससे मुतासरा अल हजाज से सज़ा के लिए एक मुहिम भेजी, लेकिन वो पसपा हो गए। फिर इसने ये काम अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के जरिए 712 में करवाया। इसने मुल्तान तक पूरे इलाके पर हमला किया और फतेह भी किया। इंडस वैली पर अब अरबों का गलबा था। जब मुल्तान के सरदारों और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ पुख्ता शर्त पर अमन का खात्मा हुआ, मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान के अरब गवर्नर मुकर्रर हुए। अरब इक़्तिदार में रहने के बावजूद इनकी हुकूमत बराए नाम हो गई। फिर गजनी के दौर में सुल्तान महमूद गजनी ने भाटिया नामी एक मजबूत किले के खिलाफ मार्च किया, जिस पर मकामी सरदार राजपूत का राज था। मोहम्मद गौरी के बाद ये इलाका दिल्ली सल्तनत का हिस्सा भी रहा। ख़ानदान गुलामा के दौर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ख़ानदान था, सिंध के गवर्नर नसीरुद्दीन कबाचा ने उच को अपना हेड क्वार्टर बनाया था और यहाँ मदरसा फिरोजिया मिन्हाज सिराज कायम किया। तारीख दान और तबकाते नासरी के मुसन्निफ इस इदारे के सरबराह थे और उस्ताज़ा में अली बिन हामिद बिन अली बकर कूफी थे, जो चचनामा के मुसन्निफ हैं। स्लेव डायनेस्टी ख़ानदान गुलामा के बाद खिलजियों, तुगलक और लोदियों ने दिल्ली से हुकूमत की, तो इनकी मरकजी हुकूमत कमज़ोर होने की वजह से यहाँ की मकामी कबाइल, ख़ास तौर पर समस और लंगों ने इक़्तिदार हासिल किया। मुग़ल 1526 में जब हिंदुस्तान आए, तो बाद में फिर बैरम खान शहनशाह अकबर के जनरल ने शाही इख्तियार को सिंध तक बहाल कर दिया। 18वीं सदी के आखिर में अफगानिस्तान का हुक्मरान अहमद शाह दुरानी ने इस इलाके पे हुक्मरानी की, इस इलाके को चलाया। इसी अरसे के दौरान ही बहावलपुर के बानी अमीर सादिक खान अब्बासी सिंध से हिजरत करके उच शरीफ आए और मुल्तान के गवर्नर से चौधरी रियासत, जिसका मौजूदा नाम लियाकतपुर है, 1718 में जागीर की हैसियत से हासिल की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान फतह किया, तो ये इलाका भी इस्लाम के ज़ेर असर आ गया और इसी तरह इस खित्ते में मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। इनमें ज़्यादातर तोकीर सैयद थे, जिन्होंने 14वीं और 18वीं सदी में मुसलमानों से हिंदुओं की गुफ्तगू में अहम किरदार अदा किया था। एक और कबीला जो पहले ही सिंध आया और फिर बहावलपुर आया, वो बलोच कबीला था। इन्होंने 15वीं सदी में आना और बसना शुरू कर दिया था। चूँकि ये कबीला अपनी बहादुरी और जंगजू होने की वजह से पहचाना जाता था, लिहाजा कलहोड़ा अब्बासी पहला हुक्मरान था जिसने बलोची कबाइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया और इन्हें ज़मीनें भी दी। लेकिन ये कलहोड़ों के लिए मोहलक साबित हुआ, क्योंकि बलोचों ने इनके अलावा सिंध की हुक्मरानी संभाल ली और इसके अलावा कलहोड़ों और दाऊद पुत्रों के दरमियान मुसलसल कशमकश भी बहावलपुर में दाऊद पुत्रों के ज़वाल का बायस बनी। अमीर सादिक मोहम्मद खान इसका पहला हुक्मरान बन गया। बाद में रियासत बहावलपुर को नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी के नाम से मंसूब किया गया। वो पठान नहीं थे, इसके बावजूद अपने नामों के साथ खान लिखते थे, क्योंकि इन दिनों खान लिखना बड़े वक़ार और एहतराम की अलामत था। उनका दावा था कि वो बगदाद की खिलाफत से ताल्लुक़ रखते हैं। बहावलपुर के हुक्मरानों की असलियत के बारे में दो नज़रिए हैं। पहला वर्जन बहावलपुर पर लिखी गई तकरीबन सब किताबों में मिलता है, जिसमें ज़्यादातर मकामी लिखने वालों ने लिखा है। पहला मंजर का वर्जन दर्ज झेल है। तकरीबन 500 सालों तक अब्बासी खलीफों ने बगदाद पर 173 हिजरी से 665 हिजरी तक हुकूमत की। इनमें से
کچھ پرہیزگار تھے، خدا کا خوف رکھنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، اور کچھ انتہا کے ظالم حکمران تھے۔ حکمرانی کے آخری سالوں کے دوران بغاوتیں ہوئیں۔ ان سب نے خود تاتاریوں کو بغداد پر حملہ کرنے کے قابل بنایا تھا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی اور اس طرح ہلاکو خان حکمرانی میں آیا۔ لیکن عباسی نے ابھی بھی 200 سالہ سے زیادہ عرصے تک مصر پر حکومت کی تھی۔ انہی دنوں غیاث الدین تغلق، جو دلی کا سلطان تھا، کچھ عرصہ سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ خلافت سے عباسی کی حکومت اور نیک خواہش حاصل ہوگی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حکمرانی کے لیے اسے خلافت سے منظوری کی ضرورت ہے۔ محمد تغلق نے عباسی کی عدالت میں قصیدوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس سے اس کی حکمرانی کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے۔ خلیفہ نے اپنا خصوصی نمائندہ حاجی سعید حراری کو سرکاری طور پر تغلق حکومت کی تشکیل نو کے ساتھ دلی بھیجا۔ اس سے محمد تغلق اتنا خوش ہوا کہ یہاں تک کہ حاجی سعید حراری کے پاؤں چومے اور بہت سارے سونے کے سکے بھی عام لوگوں میں تقسیم کیے۔ فیروز شاہ تغلق، محمد تغلق کا بیٹا، اس کا رویہ عربوں کے ساتھ کیسا تھا؟ عباسی شہزادہ سلطان احمد دوم کی کیا کہانی ہے، اور بھی بہت کچھ جو آگے ابھی ہم جانیں گے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں۔ اپنے دوست کو اللہ حافظ۔